नमस्कार दोस्तों, मैं रविराज गोस्वामी और आप देख रहे हैं अपडेट स्टार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब भी आप कोई लोन लेते हैं, चाहे वो होम लोन हो या पर्सनल लोन हो या बिजनेस लोन हो, ये आप सीधे आपके लाइफ से कनेक्टेड होता है। आपके कैरियर का एक डिसीजन होता है कि आप फ्यूचर में जो भी लोन ले रहे हैं आपको लंबे टाइम तक इसका EMI चुकता करना होता है। चाहे आप जिस भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले, जो भी टर्म और कंडीशन हो लोन का, जो भी रिक्वायरमेंट्स हो, लोन भरना आप ही को होता है। और ऐसा नहीं होता है कि कोई भी लोन अगर आप आज ले रहे हैं तो उसको 1 महीने या 2 महीने में आप ख़त्म कर लेंगे, तो ये पूरे लाइफ आपके साथ चलता है। इसलिए कभी भी कोई लोन लेने से पहले आप बिल्कुल नहीं घबराएं और इन 5 बातों को बैठ करके आराम से समझिए, उसके बाद ही कोई लोन लीजिए। क्योंकि लोन लेने के बाद आप पछता करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप टाइम से पहले क्लोज करने जाएंगे उसमें भी बैंक का कंडीशन होता है, टाइम के बाद क्लोज करने जाएंगे उसमें भी कंडीशन होता है, एक EMI लेट हो गया उसमें भी कंडीशन होता है। लोन करते टाइम बहुत सारा चीज़ होता है जो कि आपको जानना चाहिए। क्योंकि लोन लेना काफ़ी आसान है, लेकिन लोन को चुकाना उससे कई गुना ज़्यादा हार्ड है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम सारे टेक्निकल पॉइंट्स को भी हाईलाइट्स करेंगे और मैंने ग्राफ के थ्रू आपको समझाने का कोशिश किया है कि कैसे आपको लॉस हो सकता है छोटे छोटे डिसीजंस लेने से, कितने पैसे का लॉस हो सकता है, किस किस टाइम पे हम फंस जाते हैं ट्रैप में बैंक्स के या किसी के बताने पे या जानकारी के अभाव में। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को समझ पाएंगे जिससे आपको बेनिफिट्स जरूर मिलेगा दोस्तों। तो सबसे पहले हमको ये जानना होता है कि क्या हम जिस लोन के लिए आज बात कर रहे हैं उसका रिक्वायरमेंट हमको रियल में है क्या। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कभी बैंक से कॉल आ गया कि सर आपको हम लोन ऑफर कर रहे हैं, काफ़ी सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको बैंक सर हमारा ऑफर कर रहा है काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स हैं। तो एक बात आप ध्यान में रखिए, कभी भी कोई बैंक्स अपने आप को लॉस में डाल करके आपको प्रॉफिट देने नहीं आता है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है पैसे का ज़रूरत है, अगर उसका नीड्स आपको दिख रहा है तभी आप लोन लें। ऐसा नहीं है कि किसी बैंक स्टाफ के फोर्सफुली या किसी के बोलने पे आप लोन ले लें। तो हमेशा इस डिसीजन को समझे कि आपको पैसे का ज़रूरत है तभी लोन लें। इसके आगे अगर आप इस चीज़ को नहीं समझते हैं, कई बार क्या होता है कि आप बहुत सारे बैंक स्टाफ आपको मिलेंगे जो आपको ये बोलते हैं कि सर लेकर के आप FD कर दीजिए या स्टॉक मार्केट में डाल दीजिए, ये रिटर्न मिल जाएगा, वो रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ये स्टॉक मार्केट में डालना तो कहीं से भी सही नहीं होता है और इस बात को आप बेटर जानते हैं क्योंकि अभी मार्केट का सिचुएशन आप देख रहे हैं। कई बार हो सकता है कि आप इनकम कर भी लें, लेकिन इस इनकम के थ्रू आपको पैसा चुकाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और FD करने पे आपको क्या लॉसेज हो सकता है, कितना % का लॉस होगा, ये मैं इस वीडियो में आपको आगे ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करने का कोशिश कर रहा हूँ। सपोज दैट मान लीजिए कि आप 10 लाख रुपया लोन ले रहे हैं, ठीक है, और 5 साल के लिए आप उसको FD कर दिए। तो FD में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा 6.70 का मिलेगा और पूरे 5 साल में 3,33,177 रुपये का आपको रिटर्न मिलने वाला है, ठीक है। अगर इसको आप मंथली डिवाइड कीजिएगा 3,33,137 रुपये को, तो ये आपका आता है 5,552 रुपया। जो आपको मंथली इंटरेस्ट मिलेगा उस पैसे से 10 लाख रुपये का, वो मिलेगा 5,552 रुपया। और 10 लाख रुपये का 12% पे, क्योंकि पर्सनल लोन अगर आप कोई भी ले रहे हैं अनसिक्योर्ड में तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 12-14, कई केसेज में तो 18%। मैंने खुद 17% पे लिया हुआ था आज से 2 साल पहले, जब मेरा प्रोफाइल उस टाइप का नहीं था। तो मैंने 12% के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। तो 10,000 रुपये महीने का आपको इंटरेस्ट भरना है और आपको FD से मिलेगा सिर्फ 5,552 रुपया, ठीक है। इसमें आपको हर महीने 4,448 रुपये का लॉस होगा। और अगर आप पूरे 5 साल में देखिएगा कैलकुलेट करके इसको, तो आपका टोटल लॉस जो होने वाला है दोस्तों वो 2,66,880 रुपये का लॉस होगा। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि कभी भी लोन लेकर के FD करने से आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है और लोन लेकर के FD करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आगे बढ़ते हैं। किसी दोस्त के सलाह पे कभी भी लोन नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई दोस्त बोल दिया कि हम यहाँ से लोन करा रहे हैं, काफ़ी बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल रहा है, तुम ले लो। सबसे पहले अपने आप को समझे, अपने आप का सिचुएशन समझे कि कितना पैसे, और उससे भी बड़ी बात यह है कि आप अपने EMI का ख्याल खुद रखें कि आप जो भी लोन ले रहे हैं उसमें कितना EMI आपको भरना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास सफिशिएंट अर्निंग है कि नहीं है, नहीं तो लोन लेने के बाद आपका लाइफ झंड हो सकता है। सिंपल सा बात यही है। तो कभी भी औकात से ज़्यादा लोन नहीं ले दोस्तों। सेकंड आता है कि कौन सा लोन लें, और हमेशा सही लोन आपको टाइप चुनना चाहिए। बहुत सारे लोन्स होते हैं हमारे इंडिया में जो कि बैंकिंग सेक्टर है। होम लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, कार लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, गोल्ड लोन, एजुकेशन लोन, 2 व्हीलर लोन हो गया।
तो दोस्तों आपको सीसीओडी होता है बिजनेस के लिए, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कौन से लोन का ज़रूरत है वो आपको डिसाइड करना है। और इसमें लॉस क्या हो सकता है अगर आप गलत लोन चूज करते हैं, तो वो हम इसमें आगे बात करते हैं कि अगर कोई भी, जैसे कि मान लीजिए आपको पर्सनल लोन ले रहे हैं घर बनवाने के लिए, तो आपको क्या लॉसेज हो सकता है ये मैं आपको आगे बताता हूँ इस वीडियो में। पर्सनल लोन फॉर लैंड एंड होम परचेज और कंस्ट्रक्शन पर्पस। एक्चुअली होता क्या है कि कभी भी आप जब पर्सनल लोन लेते हैं तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मली 12-14% के लगभग आता है, 18% तक भी कई केसेज में चला जाता है पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन वही अगर आप होम लोन का बात करें तो होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है बैंक में। तो अगर आपको कोई घर परचेज करना है, घर बनवाना है, तो कभी भी आप होम लोन ही लें, क्योंकि आपका सिक्योरिटी उसमें चला जाता है बैंक के पास, तो बैंक को रिस्क कम होता है, उसके चलते आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कम हो जाता है और उससे लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिट्स आपको, भले यहाँ पे लग रहा होगा कि 2% या 1% का डिफरेंट आ रहा है, लेकिन जब आप 10 साल 15 साल में इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आता है। तो कभी भी पर्सनल लोन लेकर के कोई 4 चक्का नहीं खरीदे, जैसे कार लोन सस्ता होता है पर्सनल लोन से, होम लोन सस्ता होता है पर्सनल लोन से, तो कभी भी आप पर्सनल लोन नहीं ले इन सब चीज़ों को परचेज करने के लिए। आगे जैसे क्या है कि हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हैं, जैसे हम लोग जो 2 व्हीलर परचेज करते हैं, जैसे कोई बाइक खरीदना है आपको, तो नॉर्मली केसेज में बाइक का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है। अगर 2 व्हीलर लोन आप लेते हैं तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। तो उस कंडीशन में अगर आपके पास पर्सनल लोन का ऑप्शन, आपका सैलरी बढ़िया है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पर्सनल लोन मिल रहा है, तो पर्सनल लोन लेकर के आप बाइक खरीद सकते हैं, उसमें आपको बेनिफिट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। थर्ड में और जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, उसमें है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये सबसे बड़ा चीज़ होता है, कभी भी कोई आप लोन ले रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी मैटर करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देखेंगे कहाँ पे, तो प्रॉपर आप बैंक से सेंशन लेटर मांगिएगा कि भैया आप मुझे सेंशन लेटर दीजिए, और आप वहाँ से उस चीज़ को वेरीफाई कीजिएगा कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा 10%, 12%, XYZ जो भी है आपका। उसके बाद आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी 2-3 चीज़ें होती है, एक होता है फिक्स और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एक होता है फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एक होता है रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि इसमें आपको लॉस क्या हो सकता है अगर आप फिक्स और फ्लोटिंग जैसे कि बात करें हम, तो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो, और आपका फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट और रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या डिफरेंसेज आएगा, उसमें दोस्तों इन दोनों चीज़ों को हम लोग समझने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया दोस्तों हमारा फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, उसमें जो ROI होता है वो लास्ट EMI तक सेम होता है, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका चेंज नहीं होता है। और जो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो RBI का जब जब रेट चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग आपका अमाउंट भी चेंज होते रहता है। ठीक है, तो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप कोई लोन ले रहे हैं, तो अगर लॉन्ग टर्म में ले रहे हैं, जैसे होम लोन हो गया, कोई आप कंस्ट्रक्शन पर्पज से लोन ले रहे हैं, तो उसका टेन्योर हमेशा लंबा रहेगा। लेकिन वही अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हैं, 2 व्हीलर लोन ले रहे हैं, कार लोन ले रहे हैं, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रेट नहीं आता है, बैंक आपके बोलने से उस चीज़ को चेंज भी नहीं कर सकता है। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। फिक्स रेट हो गया मतलब कि आपका लास्ट EMI तक सेम रेट चलेगा, और फ्लोटिंग का मतलब हो गया कि आपका RBI का रेट जब जब कम, रेपो रेट कम होगा तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, जब जब बढ़ेगा तो बढ़ेगा। तो ये कुछ लोन्स में फिक्स होता है बैंक के साइड से, तो इसमें ज़्यादा चीज़ आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप इस चीज़ को जान लीजिएगा जब लोन लेना हो तो, कि आपको कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टर्म लोन के लिए, जैसे PL हो गया, कार लोन हो गया, तो उसमें आपको फिक्स रेट मिलता है। अब फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट और रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी सुनते होंगे आप लोग, और बैंक वाले जो सबसे ज़्यादा पागल आपको बनाते हैं इसी पॉइंट्स पे बनाते हैं। तो यहाँ पे कैसे आप बच सकते हैं और क्या लॉसेज हो सकता है आपको, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सपोज दैट क्या होता है, फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब हो गया कि आप अगर बैंक से 10 लाख रुपया ले रहे हैं और 5 साल के लिए ले रहे हैं, तो 5 साल पूरे 10 लाख पे ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 12% का। और रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये हो गया कि जो भी आपका प्रिंसिपल, क्योंकि आप मान लीजिए अगले महीना से ब्याज बैंक को EMI देना स्टार्ट कर देते हैं, तो बैंक का पैसा धीरे धीरे खत्म होते जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरे 5 साल तक बैंक का आप पैसा रख रहे हैं और 5 साल बाद आप रिटर्न कर रहे हैं। तो रिड्यूसिंग में क्या होता है कि जो भी आपका बचा हुआ अमाउंट रहता है बैंक का आपके यहाँ,
जैसे क्या होगा कि इस साल आपका कुछ पैसा चला गया, 5 लाख रुपए में से 50,000 रुपया इस साल चला गया, फिर अगले साल 1 लाख रुपया चला गया, तो वैसे वैसे आपका ब्याज का अमाउंट कम होते जाएगा, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग। लेकिन फ्लैट में क्या होता है, फ्लैट का मतलब हो गया कि 5 लाख रुपया आप 10 साल के लिए लिए, तो पूरे 10 साल तक लास्ट ईएमआई जब तक आप दीजिएगा पूरे आपका 5 लाख पे ही इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने का कोशिश किया हूँ कि लोन अमाउंट अगर आपका 10 लाख रुपये का है तो मंथली ईएमआई फ्लैट्स में जो आएगा फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो आएगा 26,667 रुपये का, जिसके हिसाब से टोटल इंटरेस्ट आप पे करेंगे 6 लाख रुपया। जो टोटल अमाउंट आपको देना पड़ेगा, एक सेकेंड सॉरी, जो टोटल आपको अमाउंट देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 16 लाख रुपया। और अगर वही आपका सेम रेट रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर आ जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका सीधे ईएमआई सबसे पहले कम हो जाएगा 22,244 रुपये का। दोनों में आप देख सकते हैं कि यहाँ मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, और अगर आपको इस चीज़ को खुद से सर्च करना हो तो आप जा करके खुद से भी इसको सर्च कर सकते हैं। एक सेकंड में थोड़ा सा कर्सर चेंज कर देता हूँ। आप जा करके ग्रो एक वेबसाइट से जहाँ पे आप सर्च कीजिएगा फ्लैट वर्सेस रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेटर, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी। 5 साल के लिए दोनों का सेम है, लेकिन वही फ्लैट में आप 6 लाख रुपया इंटरेस्ट भर रहे हैं और रिड्यूसिंग में आप 3,34,000 रुपया मात्र आपको इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है। तो ये डिफरेंट होता है फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट का और रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का। तो आप हमेशा रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में ही पर्सनल लोन लें जब भी आपको कोई लोन की ज़रूरत पड़े। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है सबसे पहले, और बैंक से क्लियर होना है। रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका होता है फ्लैट से लगभग आपका रिड्यूसिंग अगर 12% का है तो आपका जो फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 6 से 7% के बीच में। तो इस चीज़ को कैलकुलेट आप कर सकते हैं ऑनलाइन, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म पड़े हुए हैं जहाँ पे आप इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आता है प्रीपेमेंट और फोरक्लोजर चार्ज। जब भी कोई हम लोन लेते हैं तो उसमें 2-3 चार्जेस का हम लोगों को बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना चाहिए। प्रीपेमेंट और पार्ट पेमेंट चार्जेस, फोरक्लोजर चार्जेस और लोन टेन्योर एंड अदर हिडन चार्जेस। अब ये क्या होता है, बारी बारी से इसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। प्री पेमेंट चार्ज का मतलब होता है कि समय से पहले, या पार्ट पेमेंट का मतलब हो गया जैसे 5 लाख रुपये का आपका लोन है, ठीक है, आप उसमें से चाह रहे हैं कि हम 1 लाख रुपया अपना बैंक में जमा कर दें। तो उस कंडीशन में होगा क्या कि बैंक बोलेगा नहीं, 1 लाख रुपया आप जो जमा करना चाह रहे हैं उसमें 5% आपको एक्स्ट्रा प्री पेमेंट चार्जेस भरना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। लोन लेते टाइम आपको समझ लेना चाहिए कि आप जो भी लोन ले रहे हैं अगर टाइम से पहले आप उसको क्लोज कर रहे हैं या उसमें से कुछ पार्ट्स आप पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें क्या चार्जेज होगा। और ये भी आपको सैंक्शन लेटर में देखने के लिए मिलता है। तो कभी भी बैंक से आप लोन ले तो सैंक्शन लेटर जरूर लेना चाहिए आपको, जहाँ से आपको ये चीज़ पता चल सके। अब बात करते हैं हम फोरक्लोजर चार्जेज का। फोरक्लोजर चार्ज ये चार्ज होता है कि सपोज दैट आपने 5 साल के लिए लोन लिया और आप चाह रहे हैं कि हम उसको 2 साल में ही अपना लोन जमा करके और इसको क्लोज कर दे ताकि हमारा ईएमआई बच जाए, ज़्यादा टाइम तक हम लोन चलाना नहीं चाह रहे हैं। तो उस कंडीशन में भी बैंक का कुछ चार्जेज होता है जो कि परसेंटेज में होता है। तो आपको वो चीज़ समझना पड़ेगा कि कितना % आपका चार्ज लग रहा है वहाँ पे। तो ये भी आपको सैंक्शन लेटर में देखने के लिए मिलेगा। लोन टेन्योर आप एक बार उसको अच्छे से समझिए कि कितना टाइम के लिए आप लोन ले रहे हैं, तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। हो सकता है कि आपका 10,000 रुपया बैंक बोल रहा है कि आपका 10,000 का मंथली आ रहा है, लेकिन उससे आपका इंटरेस्ट टेन्योर बढ़ता है तो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट भी बढ़ता है। तो अगर आप ज़्यादा पेमेंट कर सकते हैं बैंक को तो शॉर्ट टर्म में ही कोशिश कीजिए कि लोन को ख़त्म कर ले, उसमें आपका इंटरेस्ट कम लगेगा। और हाँ, अगर ऐसा भी नहीं कीजिए कि आप 20,000 रुपया अर्निंग कर रहे हैं और अपना ईएमआई महीने का 18,000 रुपया कर लिए या 20 का 20 ही भरने का पूरा स्टार्ट कर दिए, तो उस कंडीशन में आपको काफ़ी दिक्कत हो सकता है क्योंकि लॉन्ग टर्म में काफ़ी प्रॉब्लम होगा। तो हमेशा लोन टेन्योर को सही से समझ करके ईएमआई को बनवाएं ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कत नहीं हो।
बहुत सारा हिडन चार्जेज होता है जो कि आपको सैंक्शन लेटर में लिखा हुआ रहता है, वो आपको ध्यान से पढ़ना है। ये हर बैंक का अलग अलग अपना डिफरेंट चार्जेज होता है जिसको आपको पढ़ करके समझना होता है। तो कभी भी कोई लोन ले तो उसको अच्छे से पढ़ें और समझें, हिडन चार्जेज, टर्म और कंडीशन बिल्कुल समझ करके ही सैंक्शन लेटर पे साइन करें। क्योंकि एक बार आप सैंक्शन लेटर पे जब साइन कर देते हैं तो आपके पास कुछ ऑप्शंस नहीं होता है, बैंक जो कहेगा भैया आपको मानना पड़ेगा। आप कुछ भी कहिएगा, बैंक उस चीज़ को एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। तो लोन करवाने से पहले आप सारी चीज़ों को समझ लीजिए, बैठ करके बैंक में जा करके बात कीजिए और अच्छे से उसको प्रोसेस करने का कोशिश करवाइए। सही बैंक और फाइनेंस कंपनी का चुनाव, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, क्योंकि आप ये जान गए कि आपको पैसे का ज़रूरत भी है, आप ये भी समझ गए कि आपको कितना पैसा चाहिए, कौन सा लोन चाहिए, डिसाइड कर लिया आपने। उसके बाद आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने डिसाइड कर लिया, चार्जेस समझ लिया, तो अब आपके पास ऑप्शंस आता है कि कौन से बैंक से आप लोन लें। तो इसमें आप 3-4 बैंक और फाइनेंस कंपनी से बात करें जहां पे आपको लग रहा है कि आपके प्रोफाइल के हिसाब से सूटेबल जो बैंक्स है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा प्रोफाइल है जिसमें बैंक फंडिंग नहीं करता है लेकिन कोई फाइनेंस कंपनी आपको फंडिंग कर देगा। तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए आपका कि आप खुद से समझे कि आपका प्रोफाइल कहाँ पे सूट करता है। जब आप 2-3 बैंक से बात करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कहाँ से आपको लोन लेना चाहिए। तो वो हर जगह फाइल देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मान लीजिए कि अगर आपका प्रोफाइल ICICI में सूट नहीं कर रहा है, HDFC में सूट नहीं कर रहा है, SBI में सूट नहीं कर रहा है और आप वहाँ ज़बरदस्ती आप बोल रहे हैं नहीं फाइल मेरा लॉगिन कीजिए कहीं हो जाए, तो उस कंडीशन में आपको लॉस होगा। ठीक है, तो आपको हमेशा पहले समझ लेना है बैंक का प्रोसेस, अपने प्रोफाइल्स को बताना है आपको। प्रोफाइल अपना समझने के बाद में, कंफर्म होने के बाद में ही फाइल को प्रोसेस करवाना है। ऐसा नहीं कि आप 10 जगह पे प्रोसेस करवाए, उससे सिविल में इंक्वायरी शो करता है और आपको दिक्कत हो सकता है फ्यूचर में। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, मार्केट में दलाल सबसे बचना है। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, सीधे ब्रोकर नहीं दलाल बोलिए इन लोगों को। जो दलाल टाइप के लोग होते हैं इनसे हमेशा बच करके रहिए, नहीं तो ये लोग आप एक जगह पे फाइल देते हैं और जो DSA वाले होते हैं आपका फाइल काफ़ी जगह पे लगा देते हैं। तो इनसे बच के रहिएगा, तभी आपका प्रोफाइल बच सकता है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा फ्यूचर में। डायरेक्ट बैंक एम्प्लॉय से बात करें, मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ, एक भी पैसे का कहीं चार्जेज एक्स्ट्रा नहीं लगता है। डायरेक्ट बैंक में बात कीजिए, वहाँ दिक्कत होता है। तो हर बैंक में आजकल क्लस्टर हेड का, सीनियर्स का नंबर मेंशन किया हुआ रहता है डैशबोर्ड में, आप उस पर कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं। कोई स्टाफ आपका बात नहीं सुन रहा है तो ब्रांच हेड से मिल ले सकते हैं। जब तक आप आवाज़ नहीं उठाइएगा, चीज़ों को किसी को बताइएगा नहीं, तब तक आपको प्रताड़ित होना पड़ेगा। तो कहीं भी आप लोन कराने जा रहे हैं तो आप डायरेक्ट बात कीजिए, उसमें डरना नहीं है किसी से। आप बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कुछ करने जा रहे हैं और कहीं भी किसी को आजकल के टाइम में एक पैसा देने के लिए ज़रूरत नहीं है लोन कराने के नाम पे। जैसे कि मैंने आगे इसमें एक्सप्लेन भी किया हुआ है, कोई आपसे घूस अगर मांगता है तो उस कंडीशन में आप डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं, MD लेवल तक आपके पास ऑप्शन होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सबको वीडियो सही लगा होगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो सही लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि फ्यूचर में हम लोग मिलते रहें। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।